गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। और आज हम अपनी डेली इनसाइट सीरीज में आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है I2U2 समिट। बहुत ही नया, बहुत ही रिसेंट और इंटरनेशनल अफेयर्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके HAS और IAS एग्जाम के लिए, किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए जहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में सवाल पूछे जाते हैं, उनके लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और एक नया टॉपिक है, दैट इज I2U2 समिट। तो आज हम जानेंगे कि आखिर ये समिट क्या है, क्यों ये न्यूज में थी और इंडिया इसका पार्ट है, इस ग्रुपिंग का पार्ट है। इंडिया के लिए इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या चैलेंजेस हैं और क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए कि इस ग्रुप की सक्सेस के लिए इंडिया को किस तरीके से, या इसमें जो और भी ग्रुपिंग में कंट्रीज हैं उसको किस तरीके से काम करना चाहिए ताकि एक सक्सेसफुल ग्रुपिंग बन सके, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैकग्राउंड की। तो अभी रिसेंटली हाल ही में एक वर्चुअल समिट कंडक्ट की गई है जिसमें I2U2 चार अल्फाबेट से बना है, 2 I और 2 U। इंडिया, इजराइल, USA एंड UAE, इन चार कंट्रीज की एक ग्रुपिंग है और इनके जो हेड्स हैं उन्होंने अभी रिसेंटली एक वर्चुअल समिट की है जो इसकी फर्स्ट समिट है। I2U2 समिट का नाम दिया गया है और पहले इसका नाम इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी था जब इसे कंसेप्चुअलाइज किया गया था, जिसमें बात की गई है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन की इन मिडल ईस्ट एंड एशियन रीजन इन जनरल। तो इसको एक और नाम भी दिया गया है जिसे हम वेस्ट एशिया क्वाड की बात करते हैं। तो यानी कि इस ग्रुपिंग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्जा दिया गया है मिडल ईस्ट की डेवलपमेंट से रिलेटेड, कि जैसे आपका पैसिफिक में क्वाड है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड USA का एक ग्रुपिंग है, क्वाड यानी कि चार कंट्रीज का ग्रुपिंग है, वैसे ही इसे एक इम्पॉर्टेंट वेस्ट एशिया क्वाड का नाम दिया गया कि इतनी इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग है ये फॉर मिडल ईस्ट एंड एशियन डेवलपमेंट। अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूं कि देखो, कंसेप्चुअलाइज जो इसे किया गया वो अक्टूबर 2021 में, लास्ट ईयर, जब इन्हीं कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स मिले, उन्होंने कंसेप्चुअलाइज किया कि इस तरह की ग्रुपिंग हो सकती है जो कैटर कर सकती है डेवलपमेंट ऑफ मिडिल ईस्टर्न रीजन। लेकिन 2020 में एक पैक्ट साइन हुआ था जिसे हम बोलते हैं अब्राहम रिकॉर्ड्स, जिसमें इजराइल ने इन कंट्रीज के साथ, स्पेशली UAE के साथ, जो अपने रिलेशन से, बायोलेटरल रिलेशन से उनको रेजुविनेट किया, राइट, रिसर्च किया, और उसके बाद से ही, उस स्टेबलाइजेशन के बाद से ही असल में इस ग्रुपिंग को बूस्ट मिला, जिसमें अब इंडिया भी एक पार्ट है। तो आपका जो I2U2 है, दैट इज इंडिया, इजराइल, UAE एंड USA, और इसका जो मेन एम है दैट इज एक्सपैंडिंग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कोऑपरेशन इन द मिडल ईस्ट एंड एशिया, एंड स्पेशली इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जो आपका इकोनॉमिक कोऑपरेशन है उसकी एक्सपेंशन के लिए, ताकि वहां की भी, इन चार देशों की भी स्पेशली अच्छी डेवलपमेंट हो आपस में। जैसे कि मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो उसमें काम कर सकते हैं, लो कार्बन इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड है कि ऐसी इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसका कार्बन फुटप्रिंट बहुत ही कम हो, पॉल्यूशन बहुत ही कम हो, राइट। अगेन ग्रीन टेक्नोलॉजी, तो जो आपकी एनर्जी है वो रिन्यूएबल सोर्सेज में पहुंचे, उससे ज्यादा बने, फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो आपके रिसोर्सेज हैं उनको कम से कम किया जाए, या फिर इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, जो आपकी पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बूस्ट मिले इन सभी कंट्रीज में और वो कंट्रीज जो इनके साथ हैं, राइट। तो सारों की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इस ग्रुपिंग को तैयार किया गया है। अब हम देखते हैं कि वो कौन से मेजर एरियाज हैं कॉपरेशन की जहां पे ये ग्रुपिंग जो है, ग्रुप जो है, फोकस करेगा। तो दीज आर सम एरियाज ऑफ कॉपरेशन, इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ कॉपरेशन, जिसमें सबसे पहला है सिक्योरिटी, राइट। तो सिक्योरिटी के पर्पस में इन चारों ग्रुपिंग्स को बहुत फायदा है। इंडिया ऑलरेडी UAE, USA और इजराइल के साथ एक बायलैटरल सिक्योरिटी कॉपरेशन एग्रीमेंट कर चुका है, लेकिन इस ग्रुपिंग के साथ आने से, स्पेशली आफ्टर अब्राहम अकॉर्ड्स 2020, इस रीजन की सिक्योरिटी को बहुत ही ज्यादा बूस्ट मिलने वाला है, जिसमें इंडिया का भी नाम जो है एक वर्ल्ड प्लेयर की तरह शामिल किया गया है। तो सिक्योरिटी इज द फर्स्ट एरिया ऑफ कॉपरेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। सेकेंडली अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो ये चारों ही कंट्रीज जो हैं
टेक्नोलॉजिकल हब हैं किसी न किसी स्पेशली एक फील्ड से रिलेटेड। से इंडिया की अगर मैं बात करूं तो आईटी टेक जो हमारी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो है नंबर 1 है। इजराइल में एग्रीकल्चर से रिलेटेड या फिर वेपन्स टेक्नोलॉजी अगेन नंबर 1 है। यूएसए की बात करूं तो ओवरऑल ही वो टेक्नोलॉजिकल हब है। यूएई बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हब है। तो इस कॉपरेशन में अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजी में, तो सारे ही कंट्रीज को बहुत अच्छे से फायदा होने वाला है। नेक्स्ट इज फूड सिक्योरिटी, राइट। तो फूड सिक्योरिटी आज भी हमारे देश में 14%, 14% जो पॉपुलेशन है दैट इज अंडर नरिश्ड। तो कॉपरेशन में हम फूड सिक्योरिटी में ज्वाइंट एफर्ट कर सकते हैं इन कंट्रीज के साथ, यूएई जैसी कंट्रीज के साथ स्पेशली, क्योंकि अगर हम ट्रेड की बात करें, हमारे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की बात करें, तो हमने लास्ट जो हमारा टॉपिक था उसमें भी डिस्कस किया था, जो गल्फ रीजन है उसमें हम सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करते हैं। तो वहां की जो फूड इनसिक्योरिटी है उसे कम किया जा सकता है। अगेन एन इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ कॉपरेशन। नेक्स्ट इज योर ट्रेड। ये जो कंट्रीज हैं, चाहे वो यूएस हो, यूएई हो, हमारा बहुत ही अच्छा बायलेटरल ट्रेड है और ट्रेड सरप्लस है इन कंट्रीज के साथ। आफ्टर यूएसए, यूएई इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। और ऐसे अगर हम ग्रुपिंग्स में आ रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे ट्रेड को भी और ज्यादा फोकस मिलेगा, कॉपरेशन मिलेगा। लास्ट अगर मैं बात करूं कनेक्टिविटी की, तो अगेन हमारा जो मिडल ईस्ट है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है उन एरियाज के लिए। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, अगर यूरोप तक हमने अपने जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो अपना ट्रेड है, उसको जल्दी पहुंचाना है, तो एक उसका बहुत अच्छा पैसेज है हमारा मिडल ईस्ट, जिससे हमारा टाइम और पैसा दोनों ही बचेगा। तो इस तरह के एफर्ट्स की बात भी चल रही है, इस तरह की कनेक्टिविटी की बात भी चल रही है कि अगर हम मिडल ईस्ट के थ्रू ट्रेड करें तो ग्रीस तक पहुंचने में जो हमारा टाइम और पैसा है वो 40%, 40% तक रिड्यूस हो सकता है। तो अगेन कनेक्टिविटी एक अनदर इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ कॉपरेशन के यूरोपियन यूनियन के साथ, क्योंकि लगता है ये पार्ट इजराइल के बाद आपको पता है यूरोप शुरू हो जाता है ऊपर कंट्रीज में। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है कनेक्टिविटी भी इस कॉपरेशन में, कि हमारा उन कंट्रीज के साथ भी एक्सपोर्ट जो है, ट्रेड बढ़ सकता है जो इनके अच्छे पार्टनर्स हों। अगेन मिडिल ईस्ट की अगर मैं बात करूं तो यूएई का जिनके साथ ट्रेड है, तो हमारा ट्रेड उन जो पार्टनर्स हैं उनके साथ भी अच्छा हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट ये एरियाज थे हमारे कॉपरेशन के। अब अगर मैं बात करूं सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया, तो इंडिया को क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए। तो मिडिल ईस्ट आपको पता है कि शुरू से हमारा बहुत ही जो है वॉलेटाइल एरिया रहा है। कभी गल्फ वॉर से अगर हम बात करें, और उसका सबसे बड़ा जो ये दिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज नोन एज लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। तो हमारे यहाँ से जितना भी तेल इंपोर्ट किया जाता है वो सारा इन्हीं वेस्ट एशियन जो कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, यहाँ से इंपोर्ट हम करते हैं, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी पूरी करते हैं। तो हमारे लिए बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस है इस पूरे ही एरिया का। और इस ग्रुपिंग का जो हमें फायदा मिलेगा, जिसमें सबसे पहली चीज है इंडिया वेस्ट एशियन पॉलिसी। जो हमारी इंडिया की वेस्ट एशिया पॉलिसी हम किस तरीके से देखते हैं, उसे बूस्ट मिलेगा, क्योंकि अब दुनिया को भी लगेगा कि इंडिया एज ए वर्ल्ड प्लेयर फोकस करना चाह रहा है इस वेस्ट एशिया की तरह। तो उससे हमारे नई ट्रेडिंग, नई कनेक्टिविटी, नई तरह का हमारा एक कॉपरेशन बनेगा, जिससे एनर्जी सिक्योरिटी को भी फायदा है और हमारे ट्रेड को भी फायदा है, बहुत ज्यादा हमारे एक्सपोर्ट्स को भी फायदा है, राइट। तो एक वर्ल्ड प्लेयर की तरह उभरेगा इंडिया वेस्ट एशिया के केस में। इससे सेकंड बेनिफिट मार्केट, जिसकी मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं कि जैसे हमारे यहाँ पे आईटी जो हमारी इंडस्ट्री है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, बहुत ही अच्छा करे, तो हमें नए नए तरह के इन्वेस्टर्स मिल सकते हैं इस एरिया से, इस कॉपरेशन के साथ। नेक्स्ट इज थ्रस्ट टू जियोपॉलिटिकल प्रेजेंस। ऑब्वियसली अगेन हमारी जो है लुक वेस्ट पॉलिसी है, उसको बहुत ही अच्छा जियो पॉलिटिकल प्रेजेंस मिलेगा। इंडिया का इस एरिया में बहुत ही अच्छे से जो है प्रेजेंस को बूस्ट मिलेगा और इंडिया अगेन एक मेजर ड्राइवर जो है ग्रोथ का यहाँ पे इमर्ज होगा। इंडियाज डायस्पोरा एंड रेमिटेंसेस, अगर मैं बात करूं तो इंडिया जो है अकॉर्डिंग टू यूएन इमिग्रेशन रिपोर्ट, इट इज द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस इन द वर्ल्ड, राइट। तो हमारी इंडिया की न जाना कितना बड़ा डायस्पोरा जो है इसी मिडिल ईस्ट एशिया में, इन्हीं गल्फ कंट्रीज में काम कर रहा है, राइट। तो इसका एक अगेन बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस ये है कि हमारे रेमिटेंसेस हैं वो बढ़ेंगे, राइट। हमारा कोऑपरेशन बढ़ेगा और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है हमारे वहां जाके इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर सकते हैं, जिससे हमारे इंडिया को फायदा होगा और हमारे लोगों को भी फायदा होगा।
कल्चरल कंटैक्ट्स भी ऑब्वियसली हमारे रिन्यू होंगे, इसमें मैं लिखा नहीं है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि हमारे जो कल्चरल कंटैक्ट्स हैं उनको भी एक रिन्यूअल मिलेगा इस कॉपरेशन के साथ। एंड लास्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टमेंट्स, जैसे कि मैंने बात किया, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर में, लो कार्बन इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, उन सभी केसेस में इंडिया को फायदा होगा। चैलेंजेस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो चैलेंज है अगेन इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, जहां पे इंडिया फंसता है कि हमने डी हाइफनेट किया हुआ है अपने रिलेशंस को इजराइल और पैलेस्टीन के केस में, इस कॉन्फ्लिक्ट में। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि एक तरफ हम एक ग्रुपिंग में जा रहे हैं जहां पे इजराइल इंक्लूडेड है, दूसरी तरफ हम यूएन में पैलेस्टीन के अपने घर के लिए भी सपोर्ट करते हैं। तो इसकी वजह से जो इस इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट का जब तक एक ठीक ठाक सॉल्यूशन नहीं निकलता, पैलेस्टीन प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन नहीं निकलता, तब तक ये बहुत बड़ा एक चैलेंज बन के रहेगा हमारे लिए। सेकंड, मैंने जैसे कि बताया, बहुत ही वॉलेटाइल एरिया है, शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है यहाँ पे। इराक वर्सेस ईरान, आपने देखा ही है कि इराक जो है, सीरिया जो है, ये कंट्रीज जो हैं एक तरह से फेल्ड स्टेट बन चुकी हैं इसी कॉन्फ्लिक्ट के चलते। तो इसी वॉलेटिलिटी के चलते जो है हमारी इन्वेस्टमेंट्स को भी नुकसान हो सकता है, हमारी सिक्योरिटी को भी नुकसान हो सकता है, और हमारे कॉपरेशन को भी और ट्रेड को भी स्पेशली नुकसान हो सकता है शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट के चलते, क्योंकि मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा इशू है ये शिया सुन्नी का जो कॉन्फ्लिक्ट है। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाइनाज एक्सपैंडिंग रोल इन द मिडल ईस्ट। हैफा जो है वहां पे एक एयरपोर्ट एस्टैब्लिश किया गया इजराइल द्वारा, उसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आपके चाइना की है। तो चाइना अपनी प्रेजेंस को बना रहा है वहां पे, हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एशडोड पोर्ट विच इज द ओनली मेडिटेरेनियन पोर्ट ऑफ इजराइल, उसकी डेवलपमेंट भी आपका चाइना कर रहा है। तो चाइना की इस री इमर्जेंस, स्पेशली मिडिल ईस्ट में जहां इंडिया भी अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना चाह रहा है, अगेन हमें काउंटर कर रहा है चाइना, राइट। आर्क राइवल ऑफ इंडिया, वन ऑफ द आर्क राइवल्स ऑफ इंडिया जो बन चुका है चाइना। तो इसका एक्सपेंडिंग रोल जो है मिडिल ईस्ट में, वो हमारे लिए भी, यूएस के लिए भी अगेन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर मैं चाइना की अगर 5G कंपनी की बात करूं, हुआई, तो उन्होंने अभी रिसेंटली डील की है यूएई के साथ, एंड यूएई इज ए पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। तो इजराइल के साथ भी वो डील कर रहा है, यूएई के साथ भी डील कर रहा है। तो इस ग्रुप के अगर मैं कॉपरेशन की बात करूं, इंडिया को मतलब फायदा क्या होगा कि अगर हम कॉपरेशन करें ग्रुपिंग लेवल पे अपने साथ, लेकिन ट्रेड आप कर रहे हो ज्यादा चाइना के साथ, तो चाइना का जो एक्सपेंडिंग रोल है अगेन मिडिल ईस्ट में हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। अब बात करते हैं वे फॉरवर्ड की, कि इस ग्रुप की सक्सेस के लिए क्या इंडिया अपनी तरफ से कर सकता है। फर्स्ट, रीएश्योरिंग अदर पार्टनर्स इन द वेस्ट एशिया, जो आपके दूसरे ट्रेड पार्टनर्स हैं उनको रीअश्योर करो कि इस ग्रुपिंग का हमारे बायलेटरल रिलेशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई नुकसान नहीं होगा, स्पेशली ईरान, क्योंकि इस ग्रुपिंग के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो दो कंट्रीज हैं कि यूएसए एंड इजराइल अगेन। तो एंड यूएसए इज एन आर्क राइवल ऑफ ईरान, तो ईरान के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है। रोज हर 2 दिन बाद उठ के जो है यूएसए या इजराइल उन पर न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का एक इल्जाम लगा देते हैं। तो इसकी वजह से वो टसल हमेशा बनी रहती है, और ईरान हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशन है। तो इस केस में इंडिया क्या कर सकता है कि रीअश्योरेंस दे सकता है अपने उन पार्टनर्स को जिनकी इन कंट्रीज से नहीं बनती, जो इस ग्रुपिंग्स का पार्ट है, कि आपके साथ हमारा बायलेटरल रिलेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही म्यूचुअल कॉपरेशन अमंग द 4 कंट्रीज, के इन कंट्रीज के आपस में भी अच्छे से म्यूचुअल कॉपरेशन रहे, कि ये ना हो कि मिडिल ईस्ट की डेवलपमेंट के चलते हुए हम भटक जाएं अपने रास्तों से, हमारे जो व्यूज हैं, व्यू पॉइंट्स है, किसी भी चीज को रिलेटेड बदल जाएं और हमारा म्यूचुअल कॉपरेशन ही खराब हो जाए। जैसे इजराइल पैलेस्तीन की बात है, तो मैंने बताया कि डी हाइफनेट किया हुआ रिलेशन, कहीं ये हो कि पैलेस्तीन की बात हो, हम बिल्कुल ही इजराइल की तरफ हो जाएं, अपने बाकी पार्टनर्स को भी खराब कर दें, राइट, और डेवलपमेंट भी ठीक से ना हो पाए। तो ये 2 इंपॉर्टेंट स्टेप जो है इंडिया ले सकता है, कि पहला तो अपने पार्टनर्स को रीअश्योर करे जो ऑलरेडी आपके पार्टनर्स हैं वहां पे, क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए और ट्रेड के लिए आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंडली कि इन कंट्रीज का जो म्यूचुअल कॉपरेशन है आपस में वो अच्छे से भी बनता रहे, राइट। दिस वाज आवर टॉपिक। और साथ में जो अभी रिसेंट समिट हुई थी उसमें उसका आउटकम इंडिया के लिए एक अच्छा और भी निकल के आया है, वो भी मैं इसमें ऐड कर देता हूं कि 2 प्रोजेक्ट्स, एक तो फूड पार्क का प्रोजेक्ट,
जो प्रोबेबली हमारे गुजरात और मध्य प्रदेश में लगाए जाएंगे, तो वो इंडिया के लिए एक बड़ा आउटकम निकल के है जो अभी रिसेंट वर्चुअल समिट हुई थी। एंड सेकेंडली गुजरात के लिए ही एक 300 मेगावाट का हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट जो है वो भी इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा आउटकम है जो फर्स्ट सबमिट हुई थी। तो ये फैक्चुअल आउटकम्स हैं इसके। लेकिन ओवरऑल अगर आपको मेंस में चाहे किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से आप I2U2 की सिग्निफिकेंस, चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड, उसके बैकग्राउंड को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनके एरियाज ऑफ कोऑपरेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।